जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ बाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी 2021 के लिए आज मैं आपके साथ क्लास 10 लेकर आया हूं, जो कि हम एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं और मेरा उद्देश्य है कि 30 दिन के क्रैश कोर्स में मैं पूरी साइंस ख़त्म करने वाला हूं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जितनी भी होंगी वो टारगेट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और भाई कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, वीडियो को देखने के बाद में पूरा एकदम डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ना ज़्यादा डिटेल में रहेगा, ना ज़्यादा शॉर्ट में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मिरर एंड इट्स टाइप पढ़ने वाले हैं। देखिए, मिरर को हिंदी में दर्पण बोलते हैं, तो दर्पण पढ़ने वाले हैं। दर्पण हमारे टोटल कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, देखिए पूरा थ्योरी के नोट्स हैं सभी, पहले एक बार देख लें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए कितने डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। इतने डायग्राम बना के मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए आप खड़े करके मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। डायग्राम के माध्यम से जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है ना, डायग्राम के माध्यम से आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, दो मिरर लगे हुए हैं, बीच में बैठ के आप अपनी कटिंग करा रहे हैं। तो पूरा एकदम आपको फील आएगा भाई आज बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। फिर उपयोग के बारे में बात करेंगे पूरा। फिर मिरर, फिर जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं, इससे फॉर्मूले मैं बताऊंगा। सारे फॉर्मूले, अगर वस्तु को वहाँ पर रख दें कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो सारी चीज़ें भाई डिस्कस की जाएंगी। तो आपको वीडियो को बहुत ही आराम के साथ देखना है। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट जरूर करना है भाई, आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा। पूरा देखिए, आपको धैर्य के साथ वीडियो देखनी है। कितनी लंबी वीडियो रहेगी वो मुझे भी नहीं अभी पता है। बाकी मैं आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, तो कोई भी टेंशन ना ले पीडीएफ के लिए भी। ठीक है, चलो भाई अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टॉपिक का नाम क्या है हमारा, लेंस एंड मिरर। देखिए टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक का नाम क्या है, लेंस एंड मिरर। तो मैंने आपको बताया जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस टॉपिक के नाम से ही क्या करें, आप उस टॉपिक की डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मिरर पढ़ने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लेंस पढ़ेंगे। तो फिर ये लेंस और मिरर एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले मिरर की बात करते हैं। देखिए मिरर होता क्या है, होता क्या है मिरर बेसिकली समझते हैं। देखिए कांच है, ये कांच का आपने कोई पार्ट लिया। देखिए मिरर जो होता है वो कांच का ही एक पार्ट होता है। ये सपोज करो कांच है और इस कांच के पीछे वाले को आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया सिल्वर नाइट्रेट से या किसी से भी आपने इसको पॉलिश कर दिया। तो पॉलिश करने के बाद होगा जो प्रकाश आएगा, तो प्रकाश इससे टकराने के बाद वो वापस आएगा। तो क्या है कि लाइट गुजर नहीं पा रही है, तो मतलब एक साइड से पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा दर्पण बन गया। फिर इसमें क्या है, अगर आप यहाँ खड़े होते हैं तो आप अपना फेस देख पाते हैं बड़े आराम से। तो आप देखना जो उस पर पॉलिश होती है पीछे, वो सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है। तो इसी को क्या करते हैं, कांच पे ही अगर हम लेपन कर दिया जाए सिल्वर नाइट्रेट का, तो ये क्या बन जाता है, आपका दर्पण बन जाता है। बात समझ में आई, दर्पण क्या होता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब दोस्तों जो दर्पण होते हैं बेसिकली हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है अवतल दर्पण, तीनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा। एक होता है उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तीनों बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ समतल दर्पण डिस्कस करूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। तो पहले दर्पण के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, दर्पण होता क्या है। देखिए, यदि किसी कांच से सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा, यदि किसी कांच को लिखा हुआ है यहाँ पर, ये करेक्शन कर लेना आप, यदि किसी कांच को सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा लेपन कर दिया जाए तो वह दर्पण कहलाता है। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी, बड़े आसान से समझ में आ गई। फिर कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट पारा व चांदी का लेप जो प्रकाश किरणों को उस पार जाने से रोकता है। मतलब ये सर, ये आपका कांच था, तो कांच से क्या है कि ये जो रेज आ रही थी ये पार जाने से रोक रहा है, तो लेपन पीछे कर दिया, तो वही क्या बन गया, आपका दर्पण बन गया। अब आपको समझ में आ गई कि दर्पण होता क्या है, थोड़ा सा आपको समझ में आया। अब देखिए सबसे पहले चलते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर हम पढ़ने वाले हैं। प्लेन मिरर पढ़ने के बाद में हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर डिस्कस करते हैं। क्या होता है प्लेन मिरर, सोचिए जरा अपने दिमाग में, कैसा डायग्राम बना हुआ है ये, सोचिए आप अपने दिमाग में।
तो मैं आपको बताता हूँ प्लेन मिरर होता कैसा है और किस प्रकार से डायग्राम ये बना हुआ है, किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, वो सारा अभी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए ये क्या है, ये बीच वाली लाइन आप देखिए जहाँ मैं हरे कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये वाली जो लाइन है ये क्या है, आपका दर्पण है। कांच था लेकिन आपने लेपन करने के बाद इसको क्या किया, इसको दर्पण बना लिया आपने कि हाँ भैया जी ये दर्पण तो बन गया। उसके बाद हुआ क्या कि भाई एक दर्पण के सामने ये आपकी एक बुक रखी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमेज क्या बनता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल, जिसका भी आप सपोज करो ये क्या है ऑब्जेक्ट, और जो भी इमेज बनती है उसको हम ऑब्जेक्ट को हिंदी में वस्तु बोलते हैं, इमेज को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। ये बात आपको पता होगी। अब देखिए ये आपका दर्पण था, इसके सामने कोई बुक रखी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिबिंब बनता कैसे है किसी भी वस्तु का, कैसे आपको दिखता है। तो हो गया क्या भाई, सन से लाइट आएगी, ये आपका रूम है, रूम में मैंने क्या किया है, एक दर्पण लगाया हुआ है और दर्पण के सामने मैंने ये वाली जो रेड से मैं आपको, ये वाली देखिए जो रेड से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या है आपकी बुक है। तो होगा क्या, ये सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता से लाइट आएगी, इस बुक पर टकराएगी और बुक पर टकराने के बाद कहाँ जाएगी, वो इस दर्पण पर टकराएगी। दर्पण पर टकराने के बाद वो आपकी आँख पर टकराएगी। आपकी आँख यहाँ है सपोज करो, आपकी आँख पर यहाँ टकराई, टकराने के बावजूद क्या होगा, बुक तो यहाँ है लेकिन आपको बुक कहाँ नज़र आएगी, यहाँ इमेज इसकी नज़र बनती हुई आएगी। तो आपको इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी। तो ये इमेज कैसी है भाई, रियल इमेज थोड़ी है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जहाँ पर ये बुक है, जितनी डिस्टेंस पर ये बुक होगी इस दर्पण से, सपोज करो ये x डिस्टेंस पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है भाई। जितनी भी जो भी साइज मतलब इसका होगा बुक का, वही इमेज में आपको दिखेगी। लेकिन आपकी बुक यहाँ थी, यहाँ आपको दिख रही है, एक्चुअल में आपकी बुक यहाँ थी लेकिन आपको यहाँ दिख रही है। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कोई भी वस्तु का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो कैसे बनता है। वो कोई भी किरण उस पर टकराती है, टकराने के बाद आपकी आंखों पर टकराती है, उसी के बाद आप उसको देख पाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें याद रखना है, जो समतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है मिरर से, सपोज करो x डिस्टेंस पे आपकी बुक थी, तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बन रहा है, x डिस्टेंस पे बन रहा है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो भाई इतना सा बेसिक सा अभी मैंने बताया, अब थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आपको समझ में आएगी, ठीक है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। चलो भाई बिल्कुल याद रखनी है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। देखिए आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह कौन सा दर्पण होता है जिसमें वो ऑब्जेक्ट मतलब जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का क्या बनता है, इमेज बनता है। तो आप क्या बोल देंगे, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें क्या है, प्रतिबिंब वस्तु का आकार सदैव, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के सदैव कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो भी मैंने आपको डायग्राम में बताया था, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा हुआ होता है। जितने डिस्टेंस पर बुक थी उतनी डिस्टेंस पे आपको बुक मतलब दिखाई दे रही है, इमेज में भी जो एक्चुअल में दिखाई दे रही थी, ठीक है। अब देखिए अब आगे थोड़ा सा समझते हैं, ये भी मैंने डायग्राम बना के दिखाया हुआ, कुछ है नहीं। अब थोड़ा सा एक डायग्राम ये समझते हैं। कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भाई आपको अपना फुल मतलब साइज का अगर इमेज आप देखना चाहते हैं, आप अपनी हाइट के बराबर, तो कितनी साइज का आप मतलब दर्पण लगाएंगे ताकि आप पूर्णतः आप अपनी डिस्टेंस देख लें। तो कैसे होता है, क्या होता है, पूरा जानते हैं, ठीक है। ये बीच वाली लाइन क्या है जो मैंने रेड से मार्क की हुई है, ये लाइन क्या है, हमारा दर्पण है। उसके बाद ये आप खड़े हुए हैं, ये कौन खड़े हुए हैं, ये आप खड़े हुए हैं, और ये आपका क्या बनना है, इमेज बनना है। ये ऑब्जेक्ट आप हो गए, इमेज इधर बन रही है। तो हुआ क्या कि रेज आई, टकराई, उसके बाद क्या हुआ, ये जो दर्पण है ना, ये अगर आपकी साइज का आधा भी अगर दर्पण आप लगाएंगे तो आपको कितना पूर्णतः प्रतिबिंब अपना दिख जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ये सिल्वर नाइट्रेट की यहाँ पर पॉलिश है। 60 सेंटीमीटर पर यहाँ क्या थे, आप खड़े थे, तो आपका जो इमेज बनी वो भी कितनी सेंटीमीटर पे बनी, 60 सेंटीमीटर पे। जो हाइट आपकी थी h हाइट, 6 फुट आपकी हाइट थी, तो 6 फुट का ही क्या बना, इमेज बना। आपको याद रखनी है। कभी कभी आपको स्क्रीन पर कभी कभी क्वेश्चन आता है, मैं आपको MCQ के माध्यम से कराता हूँ। PDF आपको कहाँ मिलेगी, वो सारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक है, व्हाट्सअप नंबर है, उसी पे आप कॉल या मैसेज करके आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि सपोज करो आप खड़े हुए हो तो आपका जो इमेज बनेगा वो कितने डिस्टेंस पर बनेगा। आपसे दर्पण की जो डिस्टेंस वो 60 सेंटीमीटर है। भाई 60 सेंटीमीटर से आपसे दर्पण की डिस्टेंस थी, तो जितनी डिस्टेंस पर आपसे दर्पण है उतनी डिस्टेंस पर आपकी इमेज होगी, तो टोटल कितने पे बनेगी, 120 पे बनेगी। डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ थ्योरी पर आ जाइए फिर से। ये लिख रहा है पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। अगर आधी भी है तो पूर्णतः प्रतिबिंब आप देख सकते हैं। यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से भागना प्रारंभ कर दे, इधर ये कोई दर्पण है, इधर से कोई v चाल से प्रारंभ भागना कर दे, तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितनी चाल हो जाएगी, 2v हो जाएगी। भाई v इसकी हो जाएगी और v इसकी हो जाएगी, दोनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। फिर कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण सीधा, आवासी, समान आकार एवं पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, पूर्णतः उल्टा नहीं होता है। अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, चेंज होते हैं, बाकी एकदम आपको समान दिखता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पार्श्व उल्टा बनता है। ठीक है, चलो भाई अब आगे क्या चलते हैं। डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है भाई, डायग्राम समझ लेना, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। क्या होता है भाई, टॉप और बॉटम समान रहता है आपका, लेफ्ट और राइट चेंज होता है किसमें, समतल दर्पण में। चलो भाई आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ इमेजेस। हाँ, कभी कभी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सपोज करो दो दर्पण हैं, इस प्रकार से रखे हुए हैं, वो दोनों पैरेलल रखे हुए हैं। एक दर्पण ये रखा हुआ है, एक दर्पण ये रखा हुआ है, और आप ये सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सपोज करो कोई दो दर्पण हैं, वो 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं, तो तब वस्तु के ऑब्जेक्ट के कितने बनेंगे, इनके बीच में कोई वस्तु आ जाती है। तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको छोड़ना कुछ नहीं है, सारा बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो तो अब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हेडिंग है इमेज, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई 2 प्लेन मिरर। 2 प्लेन मिरर से जो भी ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होते हैं। तो देखिए केस फर्स्ट होता है कि ऑब्जेक्ट प्लेज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। देखिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होता है, सपोज करो एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, अगर इन दोनों का साइज समान है, साइज सपोज करो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का, तो क्या है, साइज के अनुसार क्या बन रही है, सिमेट्री बन रही है। सपोज करो एक की 5 है और एक की भाई 15 है, तो ये क्या है, एसिमेट्री हो गई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट या तो सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल शेप में होगा। ठीक है, अब देखिए सीधा सा एक फंडा आपको याद रखना है, 360 को अगर आप थीटा से भाग दे देंगे, थीटा क्या है भाई, दो दर्पणों के बीच का एंगल है, अगर आप 360 को थीटा से भाग दे देंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। अगर n एक सम संख्या है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन जाएंगे, n-1 बन जाएंगे, चाहे ऑब्जेक्ट आपका सिमेट्रिकल हो, चाहे ऑब्जेक्ट आपका एसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल हो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे जाएं कितने इमेजेस बनेंगे, तो आपको क्या करना है, 360 बाई थीटा करना है। अगर आप सम संख्या आ रही है n की वैल्यू, तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, वही क्या आ जाएंगे, आपके इमेजेस आ जाएंगे। चलो अब क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है एक दर्पण m1 ये हो गया, दूसरा दर्पण m2 ये हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। अब आपसे बोल रहा है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब अगर इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट में रख देता हूँ तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखी आपने, n की वैल्यू निकालने के लिए 360 बाई आप थीटा करेंगे, तो 360 बाई थीटा किया आपने, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। लेकिन 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ गए, 3 आ गए। तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो प्लेन मिरर हैं, दो समतल दर्पण हैं, जिनको कितने 90 डिग्री के एंगल पर रखा गया है, तो इनके बीच में प्रतिबिंब की कितनी संख्या बनेंगी, तो इमेजेस कितने बनेंगे भाई, 3 बनेंगे। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इस बार थीटा की वैल्यू कितनी ली है, 60 डिग्री ली है, तो 60 डिग्री लिए आपने 360 बाई थीटा अपने दिमाग में रखना है। तो आपने भाग दिया, 360 बाई थीटा किया, n की वैल्यू 6 आ गई, लेकिन 6 क्या है, हमारी एक सम संख्या है, तो इमेजेस कितनी बनेंगी, 5 बनेंगी।
अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, 5 बनेंगे। अब आप बोलेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया भाग देने के बाद कोई ऐसा एंगल आ जाए जो कि विषम संख्या आ जाए, तो वो आगे बताऊंगा भाई, टेंशन नहीं लेनी है, पूरा बताऊंगा। और व्हाट्सअप नंबर सभी मेरा लिख लीजिए 63745668। इस नंबर पर जुड़ने के लिए भाई PDF और इन सब चीज़ों के लिए आप इस पर मैसेज कर सकते हो, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन है अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दें, मतलब दोनों मतलब इस प्रकार से कर दिए जाएं, मतलब पैरेलल कर दिए जाएं दोनों एकदम। तो ये क्या है भाई, M1 एक मिरर हो गया, M2 एक मिरर हो गया, और आपकी क्या है, ये चेयर पड़ी हुई है, चेयर पे क्या करवा रहे हैं आप, अपनी कटिंग करवा रहे हैं। तो आपने क्या किया, 360 बाई थीटा किया, थीटा की वैल्यू 0 है। जब भी आप किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो भाई आपके क्या बनेंगे, अगर एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री हो जाए तो आपके क्या बनेंगे भाई, बहुत सारे इमेजेस बनेंगे, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे। तो आपने देखा होगा जब आप शेविंग कराने के लिए किसी दुकान में जाते हो, कटिंग कराने के लिए जाते हो, तो वहाँ आपके बहुत सारे इमेजेस आपको पीछे तक दिखते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है कि जो वहाँ पर जो मतलब मिरर लगे हुए होते हैं वो 0 डिग्री के एंगल पर लगे हुए होते हैं, ठीक है। चलो, अब केस 2 क्या है कि भाई, केस 2 क्या है कि n एक विषम संख्या भी तो आ सकती है। अभी तक तो सम आ रही थी, तो सम में से तो -1 कर देंगे, तो -1 करके आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगर n की वैल्यू अगर विषम आ जाए 360 बाई थीटा करने के बाद, तो तब क्या करेंगे, अगर सिमेट्रिकल केस है तो तब वही प्रोसेस जो पहले करते आ रहे थे, तो n-1 करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए। अगर अनसिमेट्रिकल केस है तो नंबर ऑफ इमेजेस वो n के बराबर ही रह जाएंगे। वो क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है, तो बताइए कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे सिमेट्रिकल केस में, अनसिमेट्रिकल केस में, ऐसे आपसे बोला जाएगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू इस बार क्या लिया, 120 डिग्री लिया, तो 120 को आपने 360 से आपने भाग दिया तो कितना आ गया, 12×36 3 आ गया। तो n-1 क्या करेंगे, 2 आपकी इमेजेस आ जाएंगे। 99% आपको सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, जहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, सम संख्या आपकी भाग देने के बाद आ रही होगी, ठीक है। अगर विषम संख्या आ रही है, अगर सिमेट्रिकल केस है, तो भाई आप फिर भी -1 करेंगे, ठीक है। चलो, अब ये चीज़ें आपको निकालनी आ गई होंगी। आप देखना प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से मैं करा रहा हूँ। कोई भी ये ना सोचे कि इतना सर जी इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, तो भाई आते हैं एग्जाम में, इसी वजह से कराने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि प्लेन मिरर समतल दर्पण की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, भाई इनफाइनाइट होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है कि सपोज करो ये सर्किल है, तो ये क्या होगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। लेकिन ये प्लेन मिरर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन का तो भाई ये तो कहीं जाके मिलेगा ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। लेकिन अवतल दर्पण जो वो जाएंगे उनकी भाई कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। लेकिन आपको याद रखना है समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। चलो भाई, अब इसके उपयोग देख लेते हैं। अभी प्लेन मिरर चल रहा है, देखिए इतने डिटेल में बता रहा हूँ, अभी प्लेन मिरर ही पढ़ा रहा हूँ, अभी इतनी लंबी वीडियो हो गई, ठीक है। तो उपयोग क्या होता है समतल दर्पण का, दैनिक जीवन में समतल दर्पण का शाब्दिक उपयोग आईने के रूप में किया जाता है। जो आप अपने घरों में यूज करते हो ना, तो ये सारा क्या होता है भाई, समतल दर्पण होता है, जितने भी आप घरों में यूज करते हो मैक्सिमम, ठीक है। चलो, बाथरूम मिरर जो बाथरूम में लगा हुआ होता है वो भी कैसा होता है, मैक्सिमम समतल दर्पण होता है, ठीक है। पेरिस्कोप में करते हैं, सेविंग मिरर में भी यूज करते हैं, लेकिन सेविंग मिरर में क्या करते हैं, अवतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। रियर व्यू मिरर के में भी इसका किसका यूज करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। समतल दर्पण के बारे में भाई पूरा मैंने एकदम डिटेल में आपको बताया है विद डायग्राम बना के। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप क्या करें, कमेंट में ज़रूर करें, आपकी मैं कमेंट का भाई इंतज़ार करूँगा। चलो भाई, अब आगे चलते हैं। अब गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। अब ये गोलीय दर्पण, आप बोलेंगे गोलीय दर्पण क्या है, तो भाई गोलीय दर्पण के ही पार्ट होते हैं क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण के बारे में समझते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण वास्तव में किसी वृहद गोले का ही भाग होता है, मतलब किसी एक बड़े गोले का ही क्या होता है,
स्फेरिकल जो मिरर होते हैं दोनों, वो किसी बड़े गोले का ही एक भाग होते हैं जिनका एक पृष्ठ दर्पण की तरह कार्य करता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं आप, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण आपके दोनों ही होते हैं, एक आपका अवतल दर्पण है, एक आपका उत्तल दर्पण है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा आपका स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण है, तो वहाँ पर अगर आपको उत्तल अवतल में से कोई सा भी ऑप्शन दिख जाए तो आप क्लिक कर देंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये आपके स्फेरिकल, ये वृत्त गोले का ही क्या होते हैं, एक भाग होते हैं, इसी वजह से इनको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। ठीक है, चलो भाई देख ही लीजिए, ये हो गया भाई। ये कोई ऐसे गोला होगा, ये कोई ऐसे गोला होगा ना, एक यहाँ पर एक पॉइंट होगा कोई, ये आपका कोई गोला होगा, इस गोला से क्या बनाया गया, एक मिरर ये निकाल लिया गया और एक मिरर आपका ये निकाल लिया गया। इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखिए ये आपकी परावर्तक सतह है, तो ये वाला आपका उत्तल दर्पण होगा। देखिए यहाँ पे मैंने थ्योरी लिखी हुई है, देखिए यदि परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, देखिए यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तो दर्पण अवतल दर्पण होगा, अंदर की तरफ है तो अवतल दर्पण होगा। देखिए ये कैसा है भाई, अंदर की तरफ है, ये कैसा है भाई, बाहर की तरफ है। भाई आपने गोला बनाया, अगर आपका अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ क्या है आपका परावर्तक सतह, तो भाई फिर क्या होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, तो यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तो दर्पण अवतल दर्पण होगा, कॉनकेव मिरर होगा। यदि परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है तो दर्पण कैसा होगा भाई, कॉन्वेक्स मिरर होगा। इतने से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं अंदर और बाहर की तरफ, तो आपको ये याद रखना है। कॉनकेव मतलब चम्मच की शेप का होता है, इस प्रकार से कॉनकेव। तो ठीक है, कॉनकेव का मतलब परावर्तक सतह किसकी होगी, उसकी अंदर की तरफ होगी। ठीक है, चलो ये आपको बात याद रखनी है। अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब मैंने कौन सा स्टार्ट कर दिया है भाई, यहाँ से, अब मैंने यहाँ से अवतल दर्पण आपका स्टार्ट कर दिया है। अवतल दर्पण स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो कि सबसे जानने योग्य बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल भाई अक्सर पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो भाई, तो मैंने क्या लिया, एक मिरर मैंने इस प्रकार से लिया, ये ड्रॉ कर रखा है मैंने मिरर। तो ये जो मिरर का जो बीच वाला बिल्कुल एकदम मिड पॉइंट होता है, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई, इसको पोल बोलते हैं, जो कि मैं पी से इसको लिख रहा हूँ। क्या बोलते हैं भाई, पोल बोलते हैं। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया। और ये जो आपकी जो लाइन बीचों बीच खिंची हुई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो एफ लिखा हुआ है, ये क्या होता है आपका, फोकस होता है। एफ क्या होता है भाई, फोकस होता है। और ये पोल से लेके और फोकस तक की जो बीच की दूरी होती है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ये क्या है, सेंटर है, क्यों, इसी सेंटर से तो ये सर्किल ड्रॉ हुआ होगा, इसी सेंटर से तो सर्किल ड्रॉ हुआ होगा ये। ठीक है, चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद ये क्या है भाई, आपका इनफाइनाइट है। तो अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भाई ये है रेडियस, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, क्योंकि ये सर्किल होगा, ये इसका सेंटर है, तो ये क्या होगी, रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये भी क्या है, रेडियस। तो भाई क्या यहाँ से क्या निकल के आता है, जो आपकी जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, वो रेडियस की क्या होती है, आधी होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेडियस कितने के बराबर होती है भाई, फोकल लेंथ के दुगनी के बराबर होती है। और फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, रेडियस की आधी होती है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, इसको स्टार मार्क कर लेना भाई एकदम। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या होते हैं भाई, लिखे हुए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे, तो ये बात आप याद कर लीजिए। चलो अब चलते हैं भाई कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण की तरफ। और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं अवतल दर्पण में, पूछा जाता है कि भाई इमेज को अगर हम पोल पर रख दें, अगर इमेज को हम इनफाइनाइट पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको इमेजेस कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, वो आपको रटने की ज़रूरत है नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद में अपनी नोट्स बना लेना, इस नोट से एक दो बार रिवीजन कर लेना।
आप कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाना, अगर आप इमेज देखने में गलती कर दो ना, तो भाई उस चीज़ की मैं प्रॉमिस है आपसे गारंटी लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ध्यान से वीडियो को समझना है भाई, बहुत ध्यान से, ठीक है। चलो, तो कॉनकेव मिरर मैंने स्टार्ट कर दिया है। कॉनकेव मिरर होता क्या है, सबसे पहले कॉनकेव मिरर के बारे में जानते हैं। तो कॉनकेव मिरर, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है ये कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, एक ही जगह क्या करता है भाई, इकट्ठा करता है, ठीक है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, सारे उपयोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो आपको बात बस अभी इतनी याद रखनी है, ठीक है। चलो, अब इस डायग्राम को समझिए। डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, इस डायग्राम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो भाई मैंने ये कॉनकेव मिरर लिया, अवतल दर्पण मैंने यहाँ पे लिया, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, देखिए ये आपको दिख रहा है जो लंबी वाली लाइन है। उसके बाद क्या हो सकता है, देखिए मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए ये मैंने क्या किया, एक मिरर ड्रॉ किया, मिरर ड्रॉ करने के बाद अवतल दर्पण मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो भाई जब भी ऑब्जेक्ट जो रखा जा सकता है, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, वो सबसे पहले आपको समझना है, क्योंकि ये आपका मिरर है। तो भाई ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है भाई, मिरर के सामने ही रखा जाएगा। अब इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, वस्तु कहाँ कहाँ रखी जा सकती है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। या तो भाई वस्तु आप एक नंबर यहाँ इनफाइनाइट पे रख सकते हो, या इन दोनों के बीच में यहाँ रख सकते हो, या फिर यहाँ रख सकते हो, या फिर इन दोनों के बीच में यहाँ रख सकते हो, या फिर इन दोनों के बीच में यहाँ रख सकते हो, या आपके, या फिर एफ फोकस पे रख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 टोटल आपके पास 6 पोजीशन होती हैं जहाँ जहाँ आप वस्तु को रख सकते हो। किस केस में, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो भाई सबसे पहली वस्तु, ये मैंने पोल बताया आपको, ये मैंने फोकस बताया, ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, ठीक है, ये मैंने आपको इनफाइनाइट बताया। तो सबसे पहले वस्तु कहाँ कहाँ रखी जा सकती है, नंबर 1 पोजीशन ऑफ इमेज। देखिए जो इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको मैंने सर्किल से ड्रॉ किया है। तो ये नंबर 1 वस्तु हमारी एक यहाँ पर रखी हुई है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, पाँचवीं यहाँ पर, छठी यहाँ पर, और 6 ये मैक्सिमम पोजीशन बन सकती हैं। इनसे अलग आप कहीं वस्तु रख ही नहीं सकते। तो या तो आप सबसे पहली जो वस्तु रखी हुई है इनफाइनाइट पे रख सकते हो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रख सकते हो, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस के बीच में रख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकते हो, फोकस पर रख सकते हो, फोकस या पोल के बीच रख सकते हो। तो अब आपसे एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि वस्तु भाई कहाँ पर रखी हुई है, वस्तु आपकी इनफाइनाइट पर रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सारा आपका डाउट क्लियर होगा। देखिए समझते हैं आप। ये वैसे बाई फेस समझाता पाता बहुत अच्छे से, लेकिन इसी में प्रयास करेंगे समझने का, ठीक है। दो इमेज की बात करते हैं। इमेज मैंने आपको पहले बता दिया कैसे बनती है। ये तो भाई पोजीशन होगी किसकी, वस्तु की। अब इसकी इमेज की पोजीशन देख लीजिए। सबसे पहली तो भाई फोकस पर बनेगी, उसके बाद फोकस और इसके बीच में बनेगी, फिर इसके और इसके बीच में बनेगी। ये क्या हो गई, इमेज 1 2 3 4 5, ये आपके 5 क्या हो गए, इमेजेस हो गई। मतलब जहाँ जहाँ आपकी वस्तु थी वहीं वहीं पर मैंने क्या करा, इमेजेस ड्रॉ कर दिए, सिर्फ एक को छोड़कर। जो छठी वाली वस्तु हमारी रखी हुई थी उसका जो इमेज गया कहाँ गया भाई, दर्पण के पीछे गया, ठीक है। अब देखिए रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, वो मैं आपसे पढ़ने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए जो एक नंबर आपका पोजीशन ऑफ, एक नंबर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एक नंबर की, तो इसकी जो इमेज बन रही है कहाँ बन रही है भाई, फोकस पर बन रही है। उसके बाद 2 नंबर वाला जो है इसकी कहाँ बन रही है, फोकस और सेंटर के बीच बन रही है। 3 नंबर वाला कहाँ है, जहाँ पर 3 नंबर वस्तु रखी हुई है, उस जहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की क्या है पोजीशन है, वहीं पर क्या बन रही है, उसकी तीसरे वाले की इमेज बन रही है। चौथे वाले की क्या है, यहाँ पर बन रही है, चौथी वाली वस्तु यहाँ थी। तो ये इमेज और वस्तु कहाँ कैसे रखी हुई हैं, ये रटने की जरूरत नहीं, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन सीधा सीधा कि सबसे छोटी इमेज किसकी बन रही है भाई। अगर वस्तु इनफाइनाइट पे रखी जाएगी तो एक नंबर की सबसे छोटी इमेज बन रही है,
और उसके बाद ये भी छोटी बन रही है, ये भी छोटी। तो 3 नंबर वस्तु पर ठीक क्या बनेगी, सेम साइज की बनेगी, मतलब जो वस्तु का साइज है उस वही क्या होगा, इमेज का साइज होगा। लेकिन ये जो दूसरा और दूसरा पहली और दूसरी जो इमेज बन रही है ये कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, और इनकी मतलब छोटी बन रही है। इधर क्या है, ये बड़ी बन रही है। और सबसे बड़ी इमेज किसकी बनेगी भाई, 5वें नंबर की इमेज बनेगी। अगर वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो उसकी इमेज क्या बनेगी भाई, सबसे बड़ी बनेगी। उसकी इमेज कैसी बनेगी, सबसे बड़ी बनेगी। ठीक है, चलो। और सारी ही इमेजेस कैसी हैं भाई, ये सारी ही इमेजेस कैसी हैं, उल्टी हैं। ये बस अकेली एक सीधी बनती है, वस्तु से बड़ी बनेगी। ये आपको बात याद रखनी है। चलो, अब मेन क्वेश्चन जो कहाँ से पूछा जाता है ये मैंने लिखा हुआ है। देखिए, अगर वस्तु को आप इनफाइनाइट पर रख देंगे तो उसकी जो इमेज है, अगर वस्तु को आप इनफाइनाइट पर रख देंगे तो उसकी जो इमेज है कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। अगर वस्तु को इनफाइनाइट और सेंटर के बीच रख देंगे तो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। ये मैंने पूरा डायग्राम में बताया, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है, आप सभी इनको पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। रियल इमेज का मतलब ये है कि जहाँ पर भी रेज ऐसे आई हैं और टकरा रही हैं, वास्तव में टकरा रही हैं। ठीक है, तो ये क्या बन रही है, रियल इमेज। लेकिन टकराती हुई इस प्रकार से कहीं प्रतीत हो रही हैं आगे जाके, तो वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलो। रियल इमेज क्या होती है, जो स्क्रीन पर शो की जा सकती हैं, ये उल्टी होती हैं। ये क्या होती हैं, रियल इमेज होती हैं। देखिए, आप अपने शीशे में आप अपनी इमेजेस देखते हो तो ठीक है, तो वो कैसी है, एक वर्चुअल इमेज है। लेकिन स्क्रीन आप देखते हो, मूवी देखते हो, तो सभी स्क्रीन पर शो की जा सकती हैं, तो ये कैसी हैं, सभी उल्टी इमेज हैं। ठीक है, मतलब रियल इमेज हैं वो, जिनको आप स्क्रीन पर शो कर सकते हो। वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, जो स्क्रीन पर शो नहीं की जा सकती, जैसे आईने में अपना फेस देखना। और ये जितनी भी वर्चुअल इमेज होती हैं ये सीधी होती हैं, रियल इमेज कैसी होती हैं, उल्टी होती हैं। चलो, अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये रियल इमेज का डायग्राम मैंने बनाने के आपको प्रयास किया है समझाने का। ये आपका दर्पण है, यहाँ से रेज आई, टकराने के बाद फोकस से गुजर गई, और एक ये सेंटर से गई। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पर ये दोनों रेज आपस में मिली, तो यहीं क्या बन रहा है, आपका इमेज बन रहा है। तो ये रियल में आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। चलो, अब दूसरे केस में चलते हैं। ये रियल इमेज का फिगर था। अब दूसरे केस में चलते हैं। दूसरे केस में क्या है कि भाई, वस्तु सपोज करो आपकी कहाँ रखी हुई है, वस्तु आपकी फोकस से आगे रखी हुई है। तो हुआ क्या कि भाई, पहले तो ये फोकस से जाएगी, उसके बाद दूसरी सेंटर से जाएगी, और आगे जाके कहीं भविष्य में या आगे जाके टकराएगी। तो मतलब ये आपकी टकराती नहीं है, लेकिन टकराती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब कैसा है, ये वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज का मतलब यही है कि जो स्क्रीन पर शो नहीं की जा सकती वो वर्चुअल इमेज होती है। चलो, अब कॉनकेव मिरर के क्या क्या उपयोग होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। इनके उपयोग सभी आपको याद होने चाहिए, उपयोग से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो भाई सेविंग मिरर में किसका, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। डेंटिस्ट मतलब ईएनटी जो डॉक्टर होते हैं दांतों का, वो भी, क्योंकि ये साइज़ को क्या करता है, ये किरणों को क्या करता है भाई, किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। मतलब सपोज करो ये साइज़ है तो इसका बड़ा करके साइज़ आपको दिखा देगा। ठीक है, चलो। गाड़ियों के हेडलाइट में भी होता है, लाइट को इकट्ठा करता है। टॉर्च में भी होता है, सोलर कुकर में, रिफ्लेक्टर में, ईएनटी डॉक्टर, ये सभी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो, अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। चलो, उसके बाद चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा सा इससे थोड़ा सा उल्टा है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको याद रखना है, सबसे पहले ये कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर है, किरणों को दूर भगा देता है, मतलब फैला देता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो। तो ये कुछ नहीं है, ये सर्किल जो बनाया हुआ है भाई, सर्किल क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। ये 6 पोजीशन रखी हुई हैं, इन 6 की 6 पोजीशन का क्या बन रहा है, इधर इमेज बन रहे हैं। तो ये लाइट आई इस तरीक़ा से और टकराने के बाद वापस चलेगी, मतलब ये फैला देता है। और इसके जो क्या है, इसकी जो इमेज है एक फोकस पर बनती है, बाकी सभी क्या बनती हैं, फोकस से अलग बनती हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, देखिए, उत्तल दर्पण पर बने सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी व छोटे होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि सीधे, आभासी व छोटे प्रतिबिंब कहाँ होते हैं, उत्तल दर्पण में होते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण के सभी प्रतिबिंब पोल व फोकस के बीच बनते हैं। तो ये तो पोल हो गया भाई, ये फोकस हो गया, सभी प्रतिबिंब इनके बीच बनते हैं, केवल एक को छोड़कर। जो 1 नंबर ऑब्जेक्ट है ये किस पर बनता है, फोकस पर बनता है, थोड़ा सा साइड में बनना था। तो उत्तल दर्पण के सभी प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, पोल व फोकस के बीच बनते हैं,
केवल एक को छोड़कर, ठीक है। चलो भाई, अब अगर इसके उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग आप याद रख लीजिए कहाँ कहाँ मोस्टली उपयोग आते हैं। वाहनों में साइड मिरर में, मेट्रो प्लेटफॉर्म पर, शार्प टर्न पर, एटीएम मशीन पर, दुकानों पर, स्ट्रीट लाइट पर, क्योंकि ये क्या करता है, फैलाता है। लाइट लगी हुई है तो उसकी लाइट को चारों तरफ फैला देगा, तो इसी वजह से इसमें यूज होता है, ठीक है। चलो भाई, अब फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए एफ क्या होती है, हमारी फोकल लेंथ होती है, जो कि कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होती है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द टोल, मतलब पोल से। सपोज करो ये पोल है और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, यू हो गई। जब आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो न्यूमेरिकल में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जितना बता रहा हूँ इतना याद रखना, इनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वी की अगर बात करता है इमेज, मतलब जो इमेज बन रहा है उसकी मतलब डिस्टेंस क्या है। उसके बाद ये फार्मूला आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में मैंने तोड़ के लिख दिया है, बड़ा आसान सा है। चलो लास्ट टॉपिक बचा हुआ मैग्नीफिकेशन पावर। इससे हम यह पता करते हैं कि इमेज कितनी बड़ी बन रही है। मैग्नीफिकेशन पावर से हम क्या पता चल रहे हैं, इमेज कितनी बड़ी बन सकती है, इसको m से लिखते हैं, ठीक है। अगर m की वैल्यू 2 है तो इमेज 2 गुना बड़ी बनेगी, m की वैल्यू 1 है तो इमेज वस्तु के बराबर बनेगी। अब कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप लिख देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, आवर्धन क्षमता आ जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो सीधी बनेगी, अगर भाई नेगेटिव है तो उल्टी बनेगी। वो आपको याद रखना है भाई। इतनी चीज़ें आज आपको बतानी थी, और ख़ासकर मैं बता रहा हूँ जो जो मेन पॉइंट है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उपयोग याद होने चाहिए, और ये जो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं ये आपको याद होने चाहिए भाई बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये दर्पण के सारा मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं नोट्स आपको पीडीएफ दे दूँगा। अब ये नोट्स पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये पीडीएफ आपको 8006374568, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चला जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और उसके बाद आपको सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।